गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृषि जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जनन द्रव्य। क्वेश्चन बनता है जनन द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं देख लीजिए। तो देखिएगा, जनन द्रव्य किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों एवं उसके जंगली जीव प्रारूपों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य को ही उस फसल का जनन द्रव्य कहते हैं। मतलब इसमें देखें, किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों एवं उनके जंगली जीव प्रारूपों एवं उनके जंगली जीन प्रारूपों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य को उस फसल प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। देखिएगा, कोई भी फसल होती है उसकी विभिन्न प्रजातियों और उसके उस फसल के जंगली प्रारूप जीव प्रारूप में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य, जो आनुवांशिक द्रव्य होता है उसको ही उस फसल की प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। जनन द्रव्य को आनुवांशिक संसाधन भी कहते हैं। जनन द्रव्य को आनुवांशिक संसाधन भी कहते हैं। मतलब जनन द्रव्य को आनुवांशिक संसाधन भी कहते हैं। आनुवांशिक द्रव्य को आनुवांशिक संसाधन भी कहते हैं। अब देखिएगा, भारत में जनन द्रव्य का संगठन एवं संरक्षण करने का कार्य कौन से संस्थान द्वारा किया जाता है? देखिएगा, इसमें देखो आगे, भारत में बहुत इम्पोर्टेंट बनता है सारा है। भारत में जनन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित करने का कार्य राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक
आ जाएगा संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली। कहां पर स्थित है ये? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। तो इस साल प्रश्न आया था कि जन द्रव्य को संरक्षित करने का कार्य किस संस्थान द्वारा किया जाता है, नाम बताइए। इसका पूर्ण नाम क्या होगा? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, इसे बोलते हैं NBPGR, शॉर्ट में NBPGR, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो जन द्रव्य किसी फसल की विभिन्न प्रजातियों, कोई फसल है उसकी अनेक प्रजातियां और उसके जंगली जीव प्ररूपों में उपस्थित या जंगली जीव प्ररूपों में पाए जाने वाले आनुवंशिक द्रव्य को ही उस फसल प्रजाति का जन द्रव्य कहते हैं। इसे आनुवंशिक संसाधन कहते हैं। ये एक प्रकार से आनुवंशिक संसाधन होता है। इसको संरक्षित एवं एकत्रित करने का कार्य NBPGR द्वारा किया जाता है, जो कि ये संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। इसके बाद में जन द्रव्य से संबंधित अनेक विशेषताएं हैं जो निम्नानुसार हैं। देखिएगा निम्नलिखित विशेषताएं जन्म द्रव्य से संबंधित हैं। पहली है इसमें कि जन द्रव्य से संबंधित निम्न विशेषताएं। देशी किस्में, देशी किस्में, इसमें देखो ये क्या होती है। देखिए, वह किस्म जो किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं होती। वह किस्म जो किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं होती है, उसे देशी किस्म कहते हैं या देशी किस्म कहलाती है। और इसे लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में उगाया जा सकता है। इसमें देखिएगा, वह किस्म जो किसी पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं होती है। देशी किस्म कहलाती है। देशी किस्म
कहलाती है। वह जो किसी पालक प्रबंधक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से या योजनापूर्ण तरीके से उत्पन्न नहीं किए जा सके या विकसित नहीं किए जा सके उसे देशी किस्म कहते हैं। देशी किस्म को देशी किस्म को लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में उगाया जा सकता है। क्षेत्र विशेष में उगाया जा सकता है। उगाया जा सकता है। देशी किस्म को किसी क्षेत्र विशेष में उगाया जा सकता है, लंबे समय तक उगाया जा सकता है। अब आती है पुरानी अप्रचलित किस्में। पुरानी अप्रचलित किस्में, तो पुरानी किस्में जिनका प्रचलन अब नहीं है, इसमें देखें पुरानी अप्रचलित किस्में। पुरानी अप्रचलित किस्में, पुरानी अप्रचलित किस्में ऐसी किस्में जो पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न की गई हों, ऐसी किस्में जो पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न की गई हों, जिसका उपयोग कालांतर में खेती के लिए किया जा रहा हो, जिसका उपयोग कालांतर में खेती के लिए किया जा रहा हो, लेकिन किंतु वर्तमान में उसे खेती के लिए उपयोग में नहीं किया, उसे खेती के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा हो। तो ऐसी किस्में जो किसी प्रजनन द्वारा प्राचीन काल में या कालांतर में उत्पन्न की जाती है और वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है, मतलब ऐसी किस्में जो किसी पादप प्रजनन द्वारा किसी पादप प्रजनक द्वारा उत्पन्न की गई हो, किंतु उत्पन्न की गई हो जिसका उपयोग कालांतर में किया जाता रहा हो, किंतु वर्तमान में उनका उपयोग नहीं हो रहा हो, तो उन्हें पुरानी अप्रचलित किस्में कहते हैं। तो ऐसी किस्में जो किसी पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न की गई हो, जिसका उपयोग कालांतर में किया जाता रहा हो, किंतु वर्तमान में उनका उपयोग अब नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें पुरानी अप्रचलित किस्में कहते हैं। अब आगे तीसरी खेती के लिए उपयोग में ली जा रही किस्में। तीसरी है खेती के लिए उपयोग में ली जा रही किस्में।
खेती के लिए उपयोग में, खेती के लिए उपयोग में आ रही किस्में, आ रही किस्में खेती के लिए उपयोग में आ रही किस्में, इसमें देखें आप, वे किस्में जो उत्पादन एवं गुणवत्ता में, वे किस्में जो उत्पादन एवं गुणवत्ता में जीवों का उत्तम स्रोत होती हैं, जीवों का उत्तम स्रोत होती हैं और जिन्हें किसी नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है, इन्हें नए क्षेत्र में ले जाकर खेती को उपयोग में लिया जाता है, उन्हें बोलते हैं खेती के लिए उपयोग में आ रही किस्में। इसमें देखिए, वे किस्में जो उत्पादन एवं गुणवत्ता, उत्पादन एवं गुणवत्ता में, उत्पादन एवं गुणवत्ता में जीवों का उत्तम स्रोत होती हैं, जीवों का उत्तम स्रोत होती हैं, जीवों का उत्तम स्रोत होती है, जिन्हें किसी नए क्षेत्र में, जिन्हें किसी नए क्षेत्र में, जिन्हें किसी नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे, नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे खेती के, सीधे खेती के लिए उपयोग में लेता है, खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसमें क्या कहलाता है? खेती के लिए काम आ रही किसमें, तो खेती के लिए उपयोग में आ रही किसमें, तो ऐसी किस्में, किस्में जो उत्पादन एवं गुणवत्ता, जिनका उत्पादन भी अच्छा हो और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, तो जीवों के लिए उत्तम स्रोत होती हैं। उत्पादन और गुणवत्ता में जीवों के लिए उत्तम स्रोत होती हैं, जिन्हें किसी नए क्षेत्र में ले जाकर, जिन्हें किसी नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान में जो चल रही है, चौथा है प्रजनन समष्टियां या लाइन्स। इसमें आ जाएगा आपको जन्म से संबंधित चौथी विशेषता है प्रजनन समष्टियां। प्रजनन समष्टियां, प्रजनन समष्टियां या लाइन्स, या लाइन्स देखिएगा ये क्या होती है। प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विकसित समष्टियां, प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विकसित समष्टियां या लाइन्स हैं, जिनमें उपयोगी जीव संयोजन पाए जाते हैं, जिनमें उपयोगी जीव संयोजन पाए जाते हैं, प्रजनन समष्टियां या लाइन्स कहलाती हैं। तो प्रजनन कार्यक्रम द्वारा विकसित, देखो प्रजनन द्वारा विकसित या प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा
विकसित प्रजनन द्वारा या प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विकसित समष्टियां या लाइन्स, समष्टियां या लाइन्स जिनको उपयोगी जिनमें उपयोगी जीन संयोजन पाए जाते हैं, प्रजनन समस्या लाइन्स कहलाती हैं। प्रजनन समस्या लाइन्स कहलाती हैं। तो प्रजनन द्वारा या प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विकसित समस्या ऐसी समस्या होती हैं जिनमें उपयोगी जीन संयोजन पाए जाते हैं, कहलाती है प्रजनन समस्या कहलाती हैं। पांचवी है जंगली प्रारूप या जंगली संबंध। पांचवी जन्मगत की विशेषता है जंगली प्रारूप। जंगली प्रारूप या जंगली संबंधी देखिएगा किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे उस फसल की सीधी उत्पत्ति होती है, और वह सभी प्रजातियां जो फसल प्रजाति के जैविक विकास में और वे सभी प्रजातियां जो फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान पूर्वज प्रजाति रही हों। इसमें देखिएगा क्या है इसमें कि किसी फसल का वह जंगली प्रारूप, किसी फसल का जंगली प्रारूप किसी फसल का जंगली प्रारूप, किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है, वह जंगली प्रजाति होती है, जिसमें वह जंगली प्रजाति होती है जिसमें उस फसल की सीधी जिससे उस फसल की सीधी उत्पत्ति होती है, जिससे उस फसल की सीधी उत्पत्ति होती है, और वह सभी प्रजातियों जो फसल प्रजाति के जैविक
जैविक विकास के दौरान पूर्वज प्रजाति रही हो, जंगली प्रारूप कहलाती है। अतः जंगली प्रारूप का संबंध फसल प्रजाति से, अतः जंगली प्रारूप का संबंधित अतः जंगली प्रारूप का संबंधित फसल प्रजाति से संकरण फसल प्रजाति से संकरण आसान होता है, तो किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे उस फसल की सीमित उत्पत्ति होती है। तो जंगली प्रजाति जिससे उस फसल की सीमित उत्पत्ति होती है और वह सभी प्रजातियां जो फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान पूर्वज जाति रही हो, उसकी पूर्वज जाति रही हो, अतः जंगली प्रारूप का संबंधित फसल प्रजाति से संकरण आसान होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आती छठी विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक है विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। इसमें देखिएगा, इसके अंतर्गत परिवर्तन समष्टियां, क्रोमोसोमीय वितरण युक्त लाइनें और आनुवंशिक चिन्ह युक्त लाइनें सम्मिलित होती हैं। देखो इसके अंतर्गत उत्परिवर्तित समष्टियां लाइन में क्रोमोसोमीय वितरण और आनुवंशिक चिन्ह या लाइनें, आनुवंशिक चिन्ह या चिन्ह युक्त आनुवंशिक चिन्ह युक्त लाइनें सम्मिलित होती है। उत्परिवर्तित समष्टियां क्रोमोसोमीय वितरण और आनुवंशिक चिन्ह युक्त लाइनें सम्मिलित होती हैं। तो ये विशेषताएं थी जन्म द्रव्य से संबंधित। अब आता है ग्राम्यन के आधार पर जन्म द्रव्य कितने प्रकार का होता है। ग्राम्यन के आधार पर जन्म द्रव्य कितने प्रकार का होता है। इसमें ग्राम्यन के आधार पर जन्म द्रव्य कितने प्रकार का होता है। ग्राम्यन मतलब घरेलूकरण, घरेलूकरण के आधार पर
जननद्रव्य, रेणुकरण के आधार पर जननद्रव्य। इसमें देखिएगा ग्राम्यन के आधार पर जननद्रव्य निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, जिसे कृषिजन्य जननद्रव्य और देसी जननद्रव्य। इसमें देखिएगा रेणुकरण के आधार पर जननद्रव्य निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला है कृषिजन्य जननद्रव्य। कृषि कृष्य जननद्रव्य। कृष्य जननद्रव्य, कृष्य जननद्रव्य। और दूसरा है देसी जननद्रव्य। देसी जननद्रव्य। तो ग्राम्य जननद्रव्य के आधार पर जननद्रव्य दो प्रकार का होता है, कृषि जननद्रव्य और देसी जननद्रव्य। जो डाले हैं यहाँ कृषि जननद्रव्य, कृषि जननद्रव्य, सॉरी कृषि जननद्रव्य। इसमें देखिएगा फसल खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां, खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां जननद्रव्य कहलाती हैं। खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां जननद्रव्य या कृषि जननद्रव्य। प्रजातियां कृषि जननद्रव्य, कृषि जननद्रव्य कहलाती हैं, कृषि जननद्रव्य कहलाती हैं। दोबारा देखें, ग्राम्य जननद्रव्य के आधार पर जननद्रव्य दो प्रकार होता है। पहला है कृषि जननद्रव्य और दूसरा देखें इसमें जंगली जननद्रव्य। जंगली जननद्रव्य जो हमने देसी जननद्रव्य बताया था, वो अगला उसमें देखिए कृषि जननद्रव्य। ये क्या होता है, इसको देखो जंगल में उगने वाली प्रजातियां वन में, इसमें देखो जंगल में उगने वाली प्रजातियां, जंगल में उगने वाली प्रजातियां जंगली जननद्रव्य कहलाती हैं। जंगली जननद्रव्य कहलाती हैं। एक प्रकार की होगा इसका। दूसरा प्रकार देंगे आपको
उत्पत्ति के आधार पर जन्म द्रव्य के प्रकार। ये तो घरेलू के आधार पर हो गए। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जन्म द्रव्य के प्रकार। देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर जन्म द्रव्य दो प्रकार का होता है। जन्म द्रव्य भी दो प्रकार का होता है। पहला है इसके अंतर्गत हो जाएगा देशी जन्म द्रव्य, यहाँ आएगा इसमें देशी जन्म द्रव्य। दूसरा है विदेशी। देशी देखो आप अपने ही देश में उत्पन्न जन्म द्रव्य, अपने ही देश में उत्पन्न जन्म द्रव्य देशी जन्म द्रव्य कहलाता है। अपने ही देश में उत्पन्न जन्म द्रव्य देशी जन्म द्रव्य कहलाता है। दूसरा है विदेशी जन्म द्रव्य। विदेशी जन्म द्रव्य इसमें देखिएगा अन्य देशों में उत्पन्न जन्म द्रव्य, अन्य देशों में उत्पन्न जन्म द्रव्य विदेशी जन्म द्रव्य कहलाता है। मतलब अन्य देशों में या विदेशों में जन्म द्रव्य कहलाता है, विदेशी जन्म द्रव्य कहलाता है। ये अब आता है जीव कोश। तो अगला टॉपिक आपका हम कल बताएंगे आपको जीव कोश के बारे में, कल चर्चा करेंगे।